प्यारे मित्रों, मैं हूँ वीरश्री। आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल पे आमंत्रित करती हूँ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एसएसएलसी थर्ड लैंग्वेज हिंदी के 2020 के मॉडल आंसर पेपर को पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है और आज लेकर आई हूँ पार्ट 3 को। तो इस वीडियो में हम निबंध, पत्र लेखन, अपठित गद्य तथा कविता कंठस्थ, इस तरह 4 अंक के और 5 अंक के प्रश्नों को देख लेंगे। पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है तथा अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है। चलो, इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो बच्चों, 4 अंक के प्रश्न तो आपको मालूम है कि कविता कंठस्थ 4 अंक का एक दीर्घ उत्तर होता है और उसके साथ अपठित गद्य भी 4 अंक के होते हैं। तो इन 3 प्रश्नों को हम देख लेंगे। इस प्रश्न में 2 प्रश्न होते हैं, तो अथवा करके देते हैं। तो इनमें से आपको एक ही प्रश्न या इस एक ही जवाब को लिखना है। जो आसानी से आता है उसको लिखना है। पहले प्रश्न को देख लेंगे बच्चों। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। तो इसका सही जवाब है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। इस तरह महादेवी वर्मा लिखती है कि गिलहरी के अंतिम कितने दिन की अवधि होती है? 2 वर्ष की होती है और वह दिन भर कुछ न खाया और बाहर भी न गया। उसके पंजे तो इतने ठंडे हो रहे थे कि उसने क्या करती है महादेवी वर्मा जी, उठकर हीटर लगाती है, जागकर वो हीटर लगाती है और उसके साथ उष्णता देने की प्रयास करती है। इस तरह करने पर भी वह प्रभात की यानी सुबह की प्रथम किरणें जो होती है उस किरणें के साथ वह चिरनिद्रा में सो गया। इस तरह लिखना है बच्चों। इसी 4 अंक में और एक प्रश्न है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। तो इसका सही जवाब है बच्चों, वह स्वयं हिलाकर अपने घर झूलता रहता था। वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। और तीसरा पॉइंट है कि बच्चों, उन्हें चौंकाने के लिए कभी फूलदाना के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में छिप जाता। और अगला पॉइंट है, खाते समय थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अस्वस्थता में सिरहने बैठकर नन्हे पंजों से सिर और बालों को हौले से सहलाता। और अंतिम पॉइंट्स को आपको लिखना है, खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता। इस तरह गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। तो इसका सही जवाब है, यह तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इस तरह जो 4 लाइन को लिखने पर आपको 4 अंक मिल जाता है। आसानी से आप लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए
प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश को दे चुके हैं और इनमें से 4 प्रश्न हैं और उसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका सही जवाब लिखना है। यहाँ पर गद्यांश दे चुके हैं, इसको पहले मैं पढ़ती हूँ, आप सुन लीजिए और बाद में प्रश्न को देखेंगे। नागाओं का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। अपने परिवार के लिए प्रत्येक नागा के पास काफ़ी मात्रा में भूमि होती है। भूमि की कमी पड़ने पर ये लोग स्वयं ही वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बना लेते हैं। खेती में मुख्य रूप से आलू और धान उपजाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जी भी उगाए जाते हैं। खेती की नवीन विधियों का प्रचार भी अब इनमें होने लगा है। नागाओं का प्रधान भोजन चावल एवं मांस है। चावल से एक प्रकार की शराब बनाते हैं और उसे आनंद से पीते हैं। इसे अपोंग कहते हैं। गद्यांश में से पहला प्रश्न है, नागा लोग खेती योग्य भूमि कैसे बना लेते हैं? इसका सही जवाब है बच्चों, भूमि की कमी पड़ने पर ये लोग स्वयं ही वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बना लेते हैं। तो इस तरह ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद उसका जवाब ढूंढना है। दूसरा प्रश्न है, नागा लोग खेतों में क्या क्या उगाते हैं? तो इसका सही जवाब है, नागा लोग खेतों में धान एवं आलू उगाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जी भी उगाते हैं। और तीसरा प्रश्न को देखेंगे, चलो। अपोंग किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है, ये चावल से एक प्रकार की शराब बनाते हैं और उसे आनंद से पीते हैं। इसे अपोंग कहते हैं। और चौथा प्रश्न है, नागाओं की कृषि पद्धति में क्या बदलाव हुए हैं? तो इसका सही जवाब है, खेती की नवीन विधियां का प्रचार भी अब इनमें होने लगा है। तो इस तरह 4 प्रश्न होते हैं और इसके 4 अंक भी आराम से आपको वहाँ देख के ही आप लिख सकते हैं और 4 अंक मिल जाता है। तो इस तरह हर एक प्रश्न पत्रिका में अलग अलग, ये तो अपठित गद्य अलग अलग होता है और उसको आपको देखना है, ठीक तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्रश्नों को देखना है और उसके जवाब को ढूंढना है और लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 3 निबंध दिया गया है, तो एक को चुनकर आपको जो आधार बिंदु हैं उन पर आपको निबंध लिखना है। तो यह तो 4 अंक के प्रश्न है। पहला निबंध है बेरोजगारी। यहाँ पर 4 आधार बिंदुएं हैं। प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी निवारण के उपाय और उपसंहार। जिस तरह बेरोजगारी क्या है, वह कैसा बढ़ गया और देश में बेरोजगारी के परिस्थिति के बारे में और इसको कैसे मिटा सकते हैं, इसके लिए कुछ काम धंधों का आयोजन करना है। इस तरह आपको क्या करना है, बेरोजगारी में लिखना है। और अगला निबंध को देखेंगे बच्चों। दूसरा निबंध यहाँ पर दिया गया है कि स्वच्छ भारत। इसका मुख्य अंश है प्रस्तावना, स्वच्छता का महत्व, स्वच्छ परिसर से लाभ, स्वच्छता रखने के उपाय और अंत में उपसंहार। इस तरह 5 क्या दिए हैं, अंशों को, आधार बिंदुओं को दिए हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है बच्चों, स्वच्छ भारत, स्वच्छता रखने का उद्देश्य क्या है, हमारे भारत देश में स्वच्छता का महत्व और स्वच्छ परिसर से क्या लाभ, स्वच्छ रखने से क्या लाभ होता है, आरोग्य से या अपने हेल्थ पर क्या परिणाम होता है। इस तरह लाभ लिखना है। और स्वच्छता रखने का उपाय, कैसे स्वच्छ कैसे रह सकते हैं, वैयक्तिक स्वच्छ और जो भी अपने सामूहिक स्वच्छता जो होता है
उसके गांव की स्वच्छता और अपने देश की स्वच्छता इस तरह लिखना है। और अंत में उपसंहार यानी जो स्वच्छता रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तीसरा निबंध है बच्चों जनसंख्या की समस्या। यहाँ पर आधार बिंदु ये दिया गया है कि प्रस्तावना जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम तथा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और अंत में उपसंहार यानी जनसंख्या की समस्या हमारे देश में क्या है। प्रस्तावना में लिखना है कि जनसंख्या का अर्थ किस तरह हमारे जनसंख्या हमारे सारे दुनिया में इसका हमारे देश का स्थान क्या है और जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या कारण हो सकता है, कौन कौन से कारण है वो भी लिखना है बच्चों। और उसके परिणाम जनसंख्या कारण से क्या परिणाम हो रहा है हमारे देश में यही भी लिखना है। और अंत में आपको क्या लिखना है जनसंख्या के नियंत्रण के लिए उपाय जो सुझाव दिए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। और अंत में लिखना है कि उपसंहार हमारे देश का स्थान क्या है और जनसंख्या की समस्या के बारे में इस तरह लिखकर आपको निबंध को समाप्त करना है। इस तरह लिखना है। और आगे चलते हैं पत्र लेखन पर। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಲೇಖನವಾಗಿರ್ತದೆ। ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ। ಈ ಪತ್ರ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು सहित ನೀವು ನೋಡಬಹುದು। यहाँ पर दिया हुआ एक पत्र है, कोई भी कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। और एक बार मैं बताने जा रही हूँ, ठीक तरह से सुन लीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, प्रेषक के बारे में लिखना है। प्रेषक यानी जो पत्र लिखता है उसको प्रेषक बोलते हैं, आप समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर प्रेषक कौन है, अजय पाटिल। वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उनका पाठशाला का नाम सरकारी प्रौढ़शाला मेकड़ी है। तो इस तरह उनके सारे पता लिखना है। और उसके बाद सेवा में नहीं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र किसको लिख रहे हैं, लिख रहा है अजय पाटिल, प्रधानाध्यापक। कहाँ के, किस पाठशाला के प्रधानाध्यापक, सरकारी प्रौढ़शाला मेकड़ी के प्रधानाध्यापक। और इनको पत्र लिखना है। और उसके बाद महोदय नहीं, कन्नड़ में हम बोलते हैं मान्यरे। ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। उसके बाद लिखना है विषय, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, कितने भी दिन हो। यहाँ पर छोटी से एक वाक्य लिखना है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। और पत्र के हृदय भाग में उपर्युक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपनी बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। इसीलिए आप दिनांक 9/4/2021 से 12/4/2021 तक 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह लिखना है। और धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाकारी छात्र अजय पाटिल। इस तरह लिख के आपको क्या करना है, पत्र को समाप्त करना है। इस तरह पूरे के पूरे। यहाँ पर व्यावहारिक पत्र में देखिए बच्चों, प्रेषक है ना, प्रेषक के लिए आधा अंक, पत्र पाने वाले का पता जो सेवा में लिखते हैं उसके लिए आधा अंक, विषय के लिए आधा अंक। और संबोधन जो महोदय लिख रहे हैं उसके लिए आधा अंक, 2 अंक हो गए। पत्र का कलेवर यानी हृदय भाग बोली थी मैं, और उसको इसके लिए 2.5 अंक। और समाप्ति के लिए नहीं, आपका आज्ञाकारी छात्र धन्यवाद के सहित इस तरह समाप्ति करते हैं तो इसके लिए आधा अंक। इस तरह हम क्या करते हैं, पत्र के लिए डिवाइडेशन करके उसका अंक को विभाजित किया जाता है। इस तरह 5 अंक आप पा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नया विषय को लेकर।